बता रहा है कि शब्द हो सकता है, फांसी हो सकती है, अच्छा, बता दें। तो अभी चेक करके आए वहाँ पे क्या मैं 1 साल पहले गया था, मैं थोड़ा बहुत चेक करके आया था, ठीक ठाक है वैसे, थोड़ा बहुत तो बाकी बाद में कर लेंगे जो भी कुछ क्या होगा। क्या क्या चेक करवाओगे? बस ये लीवर फीवर सब सही है, मैं थोड़ा तक खराब तो वो भी सही कर देंगे उसको भी। चलता है अगर बुलाया जाएगा जाओगे? बिल्कुल मैं रेडी हूँ। अगर दोस्तों, आप 8 अगस्त की उस काली रात से भली भांति परिचित जरूर होंगे कि किस तरह से कोलकाता लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया। उसके शरीर के हर एक पार्ट पर जख्म दिए गए, उसके गर्दन और उसके पैरों की हड्डियों को तक तोड़ दिया गया और दुष्कर्म करने के बाद बहुत ही बर्बरता से मर्डर भी कर दिया गया। पर यह सुनने में जितना डरावना है, इसका सच इससे भी कहीं ज्यादा डरावना है। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आपको बता दें कि इस केस को हुए लगभग 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन आज भी हमारी डॉक्टर बेटी को न्याय नहीं मिला। आज भी यह केस दिन प्रतिदिन और भी उलझता हुआ दिख रहा है। 8 अगस्त की वो रात उस डॉक्टर बिटिया और उसके माता पिता के लिए सबसे खतरनाक रात थी। लेकिन दोस्तों, अब इस कहानी में एक इससे भी खतरनाक विलन एंट्री करने जा रहा है, जो पहचान का मोहताज तो बिल्कुल भी नहीं है। नाम है पवन जल्लाद। दोस्तों, पवन जल्लाद की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आरजी कर मेडिकल कॉलेज की इस जन सैलाब की परिचर्चा कर लेते हैं कि किस तरह से आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ही नहीं, पूरे भारत में जगह जगह पर धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस दुष्कर्म का लगातार बहिष्कार किया जा रहा है। लोगों के मन में आक्रोश और गुस्सा आज भी है, जो कि जायज भी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीबीआई ने जांच में पाया कि इस केस का मुख्य आरोपी संजय रॉय है, जिसने दुष्कर्म और मर्डर किए हैं और यह कृत्य कानून की नजर में सबसे बड़ा जघन्य अपराध माना जाता है। अगर हम अपराधों के पैरामीटर को लेकर चले तो इससे ज्यादा जघन्य अपराध कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुष्कर्म ही विश्व का सबसे बड़ा जघन्य अपराध है। तो जाहिर सी बात है कि सजा भी अपराधी को उतना ही भयानक होना चाहिए। संजय रॉय इसमें मुख्य रूप से आरोपी है। वह इस बात को चाहकर भी झुठला नहीं सकता, क्योंकि सीबीआई द्वारा जांच में सारे सबूत संजय रॉय की ओर चीख चीख कर इशारा कर रहे हैं कि वही इस केस का मुख्य आरोपी है। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर बेटी का एकाएक अंग तोड़ा गया, जिस तरीके से उसके साथ बर्बरता की गई, वो एक व्यक्ति का काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसे भी कोई झुठला नहीं सकता। इसीलिए आज हर कोई सीबीआई जांच पर सवाल उठा रहा है। संजय रॉय भी अब चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि उसे फंसाया गया है, ममता सरकार उसे फंसा रही है। ऐसे में अगर इसमें और लोग भी शरीक हुए हैं तो उनको भी एक एक करके फांसी के फंदे में लटकाया जाएगा। तो आइए जानते हैं डॉक्टर बिटिया के दोषियों के फांसी के विषय में और पवन जल्लाद इस केस में किस तरह से एंट्री कर रहे हैं। दोस्तों, यह सब जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी डॉक्टर बेटी को जल्द से जल्द न्याय मिले तो कमेंट में वी वांट जस्टिस जरूर लिखें। मैं आपसे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन सभी से हाथ जोड़कर एक निवेदन जरूर करूंगा कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मुख्य आरोपी साबित होने के बाद अब संजय रॉय अपने आप को निर्दोष बता रहा है। वह कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल पर सीधा सीधा आरोप लगा रहा है कि उन्होंने ही उसे फंसाया है। आरोपी संजय रॉय ने साजिशकर्ता के तौर पर कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और स्पेशल डिप्टी कमिश्नर डिटेक्टिव डिपार्टमेंट का नाम लिया है। संजय रॉय ने चिल्लाकर कहा कि उन्होंने मुझे फंसाया है, मुझे बोलने तक नहीं दिया, उन्होंने मामले की शुरुआती जांच की और मुझे फंसा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कोलकाता पुलिस और आरजी कर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल ने मिलकर कई अहम सबूतों को नष्ट कर दिया ताकि इस केस का असली दोषी पकड़ा न जाए, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया था वह एक अकेले व्यक्ति संजय रॉय के बस की बात नहीं थी। उसने कहा कि घटना के समय कोलकाता पुलिस के आयुक्त रहे विनीत गोयल और कोलकाता पुलिस के खुफिया विभाग के विशेष उपायुक्त ने साजिश करके उसे मामले में फंसाया है। उसने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने भी विनीत गोयल का समर्थन किया है। दरअसल कोलकाता की घटना की शुरुआती जांच पुलिस आयुक्त विनीत गोयल की निगरानी में हुई थी। कोलकाता कांड में 14 अगस्त की रात में भीड़ द्वारा हॉस्पिटल में हमला करने की घटना को लेकर विनीत गोयल पर भी कई आरोप लगे थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कोलकाता पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल उठाए थे। आपको बता दें कि जब यह घटना हुई थी तो विनीत गोयल पर ट्रेनी डॉक्टर के परिवार ने रिश्वतखोरी के आरोप लगाए थे। एक बार फिर उसी विनीत गोयल का नाम संजय रॉय ने लिया है। विनीत गोयल को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का करीबी भी माना जाता है। संजय रॉय के इस आरोप के बाद राज्यपाल ने इस मामले में सीएम से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अब सवाल यही है कि जो संजय रॉय पहले अपना गुनाह खुद कबूला था, वही अब अचानक फांसी के डर से अपना बयान कैसे बदल रहा है। लोग संजय रॉय की हरकत से अच्छे से वाकिफ हैं। आप जानते होंगे कि संजय किस तरह से रेड लाइट एरिया जाता था, किस तरीके
तरीके से उसे लड़कियों का शौक था, किस तरह से उसने कई शादियां कर रखी थीं और वह शराब पीने के बाद किस तरह का हैवान बन जाता था, संजय रॉय की बर्बरता डॉक्टर बिटिया के साथ कोरे कागज की तरह साफ है। इसमें और भी कोई अपराधी इन्वॉल्व है या नहीं, लेकिन संजय इसमें पूर्ण रूप से इन्वॉल्व है। तो संजय का फांसी होना 100% तय है। आज का विषय अपराधियों को फांसी में लटकाए जाने के बारे में ही है। आजाद भारत में निर्भया के चारों दोषियों को मिलाकर कुल 61 लोगों को फांसी पर लटकाया जा चुका है। इस महान कार्य को जल्लादों के द्वारा अंजाम दिया जाता था। 2000 के दशक तक नाटा मलिक पश्चिम बंगाल राज्य का मशहूर जल्लाद हुआ करता था। वह कोलकाता का रहने वाला था। उसके लिए फांसी देना एक पुश्तैनी पेशा था। ब्रिटिश राज्य में नाटा के पिता ने 500 से भी ज्यादा लोगों को फांसी पर लटकाया था, जिसमें अधिकतर बंगाली क्रांतिकारी शामिल थे। लेकिन नाटा जल्लाद के बाद एंट्री होती है पवन जल्लाद की, जो वर्तमान में जल्लाद पद पर विद्यमान है। भारत देश में होने वाले फांसी का कारोबार इन्हीं को सौंपा गया है। पवन जल्लाद कहते हैं कि मैं खानदानी जल्लाद हूं, इस काम में मुझे शर्म नहीं आती। परदादा लक्ष्मण जल्लाद, दादा कालूराम जल्लाद, पिता मम्मू जल्लाद, मतलब जल्लाद के इस खानदानी पेशे में अब मैं चौथे पीढ़ी का इकलौता जल्लाद हूँ। और जैसे विदित है कि पवन जल्लाद अपने खानदान में इकलौते जल्लाद होने के साथ साथ इस समय पर भारत देश के भी इकलौते जल्लाद हैं। कोलकाता केस के आरोपियों का नंबर भी इन्हीं के द्वारा लगने वाला है। सबसे आखिरी फांसी साल 2012 के निर्भया कांड के 2 दोषियों को दिल्ली के तिहाड़ जेल में 20 मार्च 2020 को सुबह तिहाड़ जेल में दी गई थी, जिसमें चारों लोगों को एक साथ फांसी के फंदे में लटका दिया गया था, जिन्होंने 23 वर्षीय बच्ची के साथ बर्बरता किया था, जिससे पूरा देश दहल उठा था। उस केस को हम सब निर्भया केस के नाम से जानते हैं। यही एक ऐसा मात्र केस था जिससे पूरे देशवासियों ने 2012 में बढ़ चढ़कर भाग लिया और एक दिखाकर यह साबित कर दिया कि ऐसे अपराध करने वाले दरिंदों की क्या सजा होनी चाहिए। हालांकि जीवन बचाने के लिए आरोपियों ने खूब प्रयास किए। कोर्ट को इन्हें फांसी पर लटकाने के लिए 7 साल 3 महीने और 9 दिन का समय भी लगा। अंततः 2020 में जाकर निर्भया को न्याय भी मिला। उसने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या किया था। और आप रंगा बिल्ला के केस से तो भली भांति परिचित हैं कि कैसे उन्होंने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और मर्डर किया और उन्हें 31 जनवरी 1982 को तिहाड़ जेल में फांसी पर लटका दिया गया था। इसी प्रकार से आज का जो आरोपी संजय है, इसने भी ऐसे ही जघन्य अपराध किए हैं, तो इसे फांसी की सजा मिलना बिल्कुल तय है। और अगर संजय के अलावा भी कोई इस केस में लपेटे में आता है, तो उसे भी संजय के साथ लटका दिया जाएगा और इस दुनिया से जुदा कर दिया जाएगा। एक और दिलचस्प बात यहाँ पर बताऊंगा कि जिस तरह से फांसी की सजा विरले ही किसी को मिलती है, उसी तरह से फांसी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला फंदा भी पूरे देश में केवल एक ही जगह बनता है। तो आखिर क्या होती है फांसी की प्रक्रिया, चलिए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, जब आरोपी अपने बचाव में पूर्ण रूप से सबूत इकट्ठे नहीं कर पाता, तब वह केस हार जाता है। जब कोर्ट के द्वारा ब्लैक वारंट काट दी जाती है, तब कैदी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर यह ब्लैक वारंट होता क्या है। सीधे तौर पर कहे तो कह सकते हैं कि मौत का फरमान या आदेश, जिसमें मौत का समय और तारीख और जगह लिखा होता है। ब्लैक वारंट कट जाने के बाद जिस दिन फांसी की तारीख तय की गई होती है, उससे 24 घंटे पहले ही कैदी को साधारण जेल बैरक से निकालकर फांसी बैरक में शिफ्ट कर दिया जाता है। कैदी को अब एहसास हो चुका होता है कि उसे फांसी होने वाली है, तो वह उसी वक्त से ही फांसी की दहशत में पल पल मरना शुरू कर देता है। कैदी इतना दहशत में आ जाता है कि जब उसे रात का खाना भी ऑफर किया जाता है, तो रात का खाना तक नहीं खाता। जाहिर सी बात है, वह कैदी रात भर सो भी नहीं पाता। लेकिन जैसे सुबह के 4 बजते हैं, तो अचानक पुलिस के जूतों की आवाज फांसी बैरक की ओर चली आती है, जिससे कैदी और भी भयभीत हो जाता है। उसके बाद कैदी को नहाने के लिए कहा जाता है, साथ ही उसे नए कपड़े पहनने के लिए दिए जाते हैं। लेकिन दहशत में होने के कारण कुछ कैदी नए कपड़े भी नहीं पहनते हैं। यह चीज कुछ पुराने केसों में देखा गया है। उसके बाद कैदी से आखिरी इच्छा पूछी जाती है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। बहुत विरले ही कैदी ऐसे होते हैं जो अपनी आखिरी इच्छा लिखा पाते हैं। बाकी दहशत में होने के कारण उन्हें कुछ सूझ ही नहीं और वह कुछ नहीं बताते। उसके बाद कैदी को नाश्ते और चाय के लिए भी ऑफर किया जाता है, लेकिन ज्यादातर कैदी मौत के दहशत में होने के कारण ऑफर को ठुकरा देते हैं। उसके बाद घड़ी की सुई लगातार भागती जाती है और अब वक्त हो जाता है 5 बजे का।
5 बजे फांसी घर में डॉक्टर, पुलिस की पूरी टीम और जल्लाद वहां पर मौजूद हो जाते हैं। इसके बाद कैदी के सर को ढककर फांसी बैरक से फांसी घर की ओर ले जाना प्रारंभ किया जाता है। लेकिन कैदी कभी कभी इतना डर जाते हैं कि वह वहां तक चलकर नहीं जा पाते, उनके पैर लरखराने लगते हैं। तब पुलिस बल उस कैदी को टांगकर फांसी के तख्त तक ले जाते हैं। इसके बाद जल्लाद फांसी तख्त में ही कैदियों के हाथ पैर बांधता है। और जाहिर सी बात है, वर्तमान में भारत में जो हमारे जल्लाद हैं उनका नाम है पवन जल्लाद। कोलकाता डॉक्टर बिटिया के केस के आरोपियों को जो फांसी होगी उसमें भी पवन जल्लाद ही उनके हाथ पैर में रस्सी बांधेंगे। अब दोस्तों, कैदियों का हाथ पैर बांधने के बाद जल्लाद लीवर की ओर चला जाता है। जब कैदी का टाइम पूरा हो जाता है तो उसके बाद जेलर रुमाल नीचे गिरा देते हैं और तुरंत ही जल्लाद लीवर को खींच देता है। मेरे साथियों, मैं इस चीज को इतनी गहराई से इसलिए बता रही हूँ ताकि जितने भी दरिंदे देख रहे हैं, जो दरिंदा बनना चाहते हैं, जो दरिंदे की तरह हरकत कर रहे हैं, जो आज भारत देश में हो रहा है, वह दोबारा ना दोहराया जाए। और सरकार से यह भी गुजारिश है कि दरिंदों को सेंट्रल जेल में फांसी न देकर चौराहे पर फांसी दिया जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो में हमारी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइएगा। धन्यवाद।